नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। कमोडिटी विशेष में आज हम बात करने वाले हैं नॉन एग्री मार्केट की। नॉन एग्री मार्केट में जिस तरह का एक्शन खास करके बुलियन मार्केट और एनर्जी मार्केट में दिख रहा है, तो पूरी दुनिया की नज़र इन दो सेगमेंट पर खास तौर से है। सोना लगातार नया रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। पहले घरेलू बाजार में बना, इंटरनेशनल मार्केट में भी रिकॉर्ड रैली दिख रही है, लेकिन क्या ये रैली कब तक चलेगी? कहां पर आपको एंट्री करनी चाहिए, कहां पर एग्जिट करने चाहिए? पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए खास तौर पर हम पूरे ही नॉन एग्री मार्केट पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान भी होंगे। चिंतन मेहता हैं जो सीईओ हैं अवांस होल्डिंग्स के, मनीष चौधरी हैं रिसर्च हेड हैं स्टॉक बॉक्स के, और सचिन गुप्ता हैं 5 पैसा कैपिटल से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए। चलिए तो नॉन एग्री मार्केट की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा होगी सोने की, जहां पर जबरदस्त रैली का दौर चल रहा है, लेकिन ये रैली कब तक चलेगी ये जानना बेहद जरूरी है। चिंतन, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे गोल्ड पर ही होगा। क्या लग रहा है ये रैली कहां तक जा सकती है? किसी को खरीदारी करनी है तो कब खरीदे, किसी को निकलना है तो कब एग्जिट करे? पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए गोल्ड पर आपकी राय क्या है? सो गोल्ड आपका जैसे कल ये सीपीआई डेटा आपने जैसे कहा, सीपीआई डेटा वाज अंडर कंट्रोल। तो जब आपका लास्ट जब ये एफओएमसी हुआ था तो मिस्टर पोवेल ने बहुत क्लियरली बताया था कि ये आपके जो जॉब डेटा आ रहे हैं और जो आपका सीपीआई डेटा आ रहा है उसी के ऊपर वो उनका डिसीजन लेंगे कि नेक्स्ट रेट हाइक उनको करना है या स्टेबल रखना है या रेट कट की बात भी हो सकती है। तो जैसे वो फेडोमीटर जैसे दिखा रहा है कि ऑलमोस्ट नील प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे ये लोग रेट बढ़ा है, बढ़ाने की तो कोई उम्मीद अब रही नहीं। और कल हमने देखा जैसे ही डेटा बेटर आया बुलियन के लिए या कंट्रोल में आया, तो ये इस तरह से हो गया कि सीधा जो डॉलर इंडेक्स था वो 106 वाला 104.40 104.50 रह गया। सो मार्केट सेलिब्रेट इन अ वेरी नाइस वे। और बुलियन भी आप अगर गोल्ड की बात करो तो गोल्ड भी $25 की तेजी आपकी कल आपको देखने को मिली। तो यहाँ पे जो होगा कि अभी तक ऐसा था कि 2024 में रेट कट आ ही नहीं सकता है। तो ये सीपीआई कंट्रोल होने के बाद अगर जॉब डेटा भी ऐसे आते हैं जहां पे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिले जॉब अपॉर्चुनिटी में, तो इन्फ्लेशन और कंट्रोल में आएगा। एक्चुअली जो स्टेप इन्होंने इतने टाइम से लिए हुए हैं इंटरेस्ट रेट हाइक कर करके, वो रिजल्ट अब दिखना चालू होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये गोल्ड बाय ऑन डिप्स आ गया। यहाँ से अगर आप 1970 इज अ करंट लेवल इन अ गोल्ड, तो ये आप अगर 1940 के स्टॉप लॉस से अगर इसको बाई कर रहे हो इंटरनेशनल मार्केट और रूपी टर्म्स में अगर आप देखो तो 60,355 का एमसीएक्स पे लेवल है। तो 59,800 का अगर स्टॉप लॉस रख के अगर आप बाई करो तो यहां से आपको एक अच्छा रैली मिल सकता है। V8 एबेंस आर वेरी गुड एंड डेरिवेटिव्स, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अराउंड 59,800 का पुट बाई करके फ्यूचर लॉन्ग कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटेजी में आपका नीचे का जो साइड रहता है वो बियॉन्ड अ पॉइंट लिमिटेड रिस्क पे रहता है, और ऊपर में आपको 61,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं नेक्स्ट 3 या 4 महीने में। अगला सवाल मनीष जी आपसे होगा। आपसे मैं इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जानना चाह रहा हूँ कि गोल्ड आपको कैसा लग रहा है? क्या ऐसे ट्रिगर होंगे जो आपको लग रहा है कि 2024 में गोल्ड के प्राइसेस को और भी ड्राइव कर सकते हैं? क्योंकि खबरें ये आ रही है कि दिसंबर में जो करेक्शन आना होगा आएगा, फिर नए तरीके से जब पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग होंगी पोर्टफोलियो मैनेजर्स की तरफ से नए साल में जनवरी के महीने में, तो वहाँ और फिर से एक नई तेजी आ सकती है। तो क्या लग रहा है आपको, किस तरह की चाल रहेगी? क्या क्या ट्रिगर आप गोल्ड के लिए यहां से देख रहे हैं? सर अभी गोल्ड जैसे आपने सही बताया कि न्यू हाइस की तरफ मतलब चल रहा है। हमें आशा है कि आगे जाके फॉर 2024 ऑल्सो हमें लगता है कि गोल्ड में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, रहनी चाहिए। उसके तीन चार रीजन है। पहला रीजन है कि हमें लगता है कि जो यूएस की इंटरेस्ट रेट साइकिल है वो अभी चेंज होने वाली है। द फेड इज नाउ मूविंग क्लोजर टू रेट कट्स। तो हमें ऐसा लगता है कि 2024 में रेट कट्स होंगे इन द सेकेंड हाफ। उसके कारण क्या होगा कि डॉलर वीकन होगा, और डॉलर वीकन होने से जितने भी ये डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज है उसमें चाल मतलब अच्छी रहती है। दूसरा रीजन है कि जो सेंट्रल बैंक्स है अक्रॉस द ग्लोब, अभी रिसेंटली वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा आया था। उसमें कहा गया है कि थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023 में नेट सेंट्रल बैंक की बाइंग वाज द थर्ड लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री।
सो कंटिन्यूअस उनकी तरफ से बाइंग हो रही है, विच अगेन गोल्ड को सपोर्टिव होना चाहिए, रखना चाहिए। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी अभी तक पूरी तरीके से हटी नहीं है। यूक्रेन का वॉर अभी भी है, इजराइल हमास अभी मतलब चल ही रहा है, उसमें शायद हो सकता है कि थोड़ा और वो फ्लेयर अप हो जाए तो गोल्ड की डिमांड और इंक्रीज होगी। हमें लगता है 2024 में एक अननोन फैक्टर है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, जिसमें चाइना ताइवान का भी कुछ हो सकता है फ्लेयर अप, बिकॉज हमें लगता है कि ताइवान में इलेक्शंस है, तो जो अपकमिंग इलेक्शंस है वहां पे जो चाइना एंटी पार्टी है उसका इस बार अपर हैंड है इलेक्शंस में। अगर वो आती है जीत के तो फिर से शायद चाइना ताइवान का फ्लेयर अप हो। तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस वुड कंटिन्यू टू परसिस्ट इन 2024, उसके कारण भी गोल्ड सपोर्टिव रहना चाहिए। और आखिरी रीजन कि जितने भी ये पोर्टफोलियो मैनेजर्स है उनके पास एक डायनामिक एसेट एलोकेशन, मल्टी एसेट एलोकेशन वाले फंड्स है, उसमें भी काफी सारा बाइंग आ रहा है। तो ऑल दिस फैक्टर्स टुगेदर शुड कीप गोल्ड एलिवेटेड इन 2024। चांदी को लेकर क्या आउटलुक है सर? क्या इसी तरह के रेंज आप चांदी में भी देख रहे हैं? आपको लग रहा है चांदी में भी 2024 में इस तरह की तेजी रहेगी? हाँ जी, हमें लगता है कि चांदी में भी हम पॉजिटिव है, क्योंकि चांदी में हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल यूसेज उसका कंटिन्यूअस रहेगा, और जिस हिसाब से मतलब सोने में चाल रहेगी तो हमें लगता है चांदी में भी उसी हिसाब से चाल रहनी चाहिए। सचिन गुप्ता, आपसे मेरा सवाल ट्रेडर्स के लिए होगा, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए कहां पे आप मौके दिख रहे हैं? क्या रेंज अगले 1 से 2 हफ्ते में गोल्ड का आपके हिसाब से है? क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस, किन लेवल्स का गोल्ड में ध्यान रखना चाहिए सचिन? हाँ जी, बिल्कुल विश्वमोहन जी, जैसे कि गोल्ड की चाल हम देखें तो काफी अच्छा अपवर्ड मोमेंटम्स यहाँ पे हमें गोल्ड में पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास में जो है वो प्राइसेस यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। वेल ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स फैक्टर्स की हम बात करें यहाँ पर तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से फैट की साइड से भी लेस हॉकिश स्टैंस जो है वो लेते हुए दिखाई दिए हैं बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट हाइक को लेकर। और कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस भी है कि लाइक दिसंबर मंथ्स में जो हाइक है वो लाइक कोई हाइक बेसिकली वहां पे नहीं होनी चाहिए, और नेक्स्ट 2024 की अगर हम बात करें ईयर की तो वहां पर कुछ ना कुछ स्टेंस जो है वो लाइक इंटरेस्ट रेट को कम करने को लेकर फेड की साइड से लिए जा सकते हैं। सो ये कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे गोल्ड में लाइक अपसाइड मोमेंटम्स बनते हुए देख रहे हैं। साथ ही साथ में अगर हम जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स पे थोड़ा सा फोकस करते हैं तो लाइक वापस से टेंशंस यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई, विच इज अगेन द पॉजिटिव फैक्टर फॉर द गोल्ड। सो अगर पॉइंट लाइक अगर हम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बात कर रहे हैं गोल्ड के लिए, एट प्रेजेंट प्राइसेस जो है नियर अराउंड 63,500 के आसपास में है। ऑलरेडी हमने एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम लो लेवल से देखा है, सो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी विल बी देयर। यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, एवरी डिप पर यहाँ पर एक बाय पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। शॉर्ट टर्म में अगर हम टारगेट्स की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट टारगेट एक बार 65,500 के आसपास तक के टारगेट्स जो है वो हमें शॉर्ट टर्म में गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। चांदी को लेकर सचिन गुप्ता क्या लग रहा है आपको? चांदी में भी अच्छी तेजी आ गई है, जिस तरह की कैचअप रैली गोल्ड के साथ चांदी में दिखी है, ये तेजी कहां आपको जाती दिख रही है? पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए चांदी में? आपका टारगेट स्टॉप लॉस क्या है 1 हफ्ते के लिए? वेल चांदी का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। प्रीवियसली यहाँ पे हम देख रहे थे कि एक लाइक डाउन साइड में करीब 74,000 के आसपास में एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था चांदी। फाइनली उसका ब्रेकआउट हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है, और प्रीवियसली इसके जो हाईस थे करीब लाइक 77,500 के आसपास के उन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद 78 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हुए नजर आए थे। वेल आज के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा डाउन साइड मूव है, बट हमें लगता है कि लाइक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर जो है वो पॉजिटिव साइड मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। हायर साइड यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि एक बार 79,000 और 80,000 तक की इमीडिएट टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वेल 80,000 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करते हैं तो ओपन रहेंगे नेक्स्ट टारगेट्स 82 और 83,000 तक के लिए। चिंतन मेहता, आपको क्या लग रहा है चांदी की जो तेजी है ये कहां तक जाएगी? आपके हिसाब से चांदी किस दायरे में ट्रेड करेगी? क्या टारगेट आप देख रहे हैं चांदी को लेकर? पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए आप बताइए, चांदी में कहां मौके हैं, किस तरह के मौके दिख रहे हैं आपको? सी चांदी जो है वो बहुत टाइम से 22 और 23 इंटरनेशनल जो ये लेवल है वहां पे सस्टेन रही हुई है। ऊपर में 2380 और 2350 के बीच में उसको रेजिस्टेंस आ जाता है। तो हमने पहले भी देखा कि ये इन्वेस्टमेंट क्लास है, और ये जो इस असेट क्लास है वो इंडस्ट्रियल यूसेज वाला क्लास है। तो अगर इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रो नहीं करी
या यहाँ पे तो चांदी की डिमांड में कमी आ जाती है, और जब कमी आ जाती है तो वो बियॉन्ड अ पॉइंट आउट परफॉर्म नहीं कर पाती। बट हमने कल देखा कि 22 वाली चांदी कल सीधा 23 को क्रॉस कर गई। तो इन्वेस्टमेंट क्लास के लिए गोल्ड से बेहतर रिटर्न चांदी दे देगा, बट इट कम्स विथ रिस्क, क्योंकि अगर गोल्ड अगर नीचे जाता है तो चांदी बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो कोई अगर लॉन्ग करना चाहता है मीडियम टर्म पे तो चांदी वो लॉन्ग कर सकता है। 66,000 67,000 आर अ गुड स्टॉप लॉस लेवल, जो लास्ट लो बने थे, और ऊपर में आपको एक बार के लिए 75,000 76,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ और 3 मंथ। 75 76 वुड बी अ ग्रेट रेजिस्टेंस एरिया। तो ये एक बार क्रॉस करे फिर वो एक नई तेजी अपने को देखने को मिल सकती है। अदरवाइज हमने देखा लास्ट 3 साल 4 साल में वो हर बार 75 76,000 पे आके उसका बुल रन जो है वहां पे एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आप बाई करके 66 67 में और अक्यूमुलेट करिए, और 75 76 वुड बी अ सेल एरिया फॉर सिल्वर। मनीष जी, आपसे भी मेरा एक सवाल चांदी पर होगा। चांदी में जिस तरह से इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ने की रिपोर्ट आ रही है कि 8 से 10% ज़्यादा डिमांड रह सकती है 2024 में, और जो माइनिंग है वो भी कम रहेगी। मेक्सिको और पेरू से जो सिल्वर का जो प्रोडक्शन है वो 2% तक कम रहने का अनुमान है 2024 में। इसको देखते हुए डिमांड बढ़ने वाली है लेकिन सप्लाई कम रहेगी। इन आंकड़ों को देखते हुए आप चांदी पर आपका व्यू क्या बन रहा है मनीष जी? हाँ जी, हमें लगता है कि चांदी में भी हम पॉजिटिव है, क्योंकि चांदी में हमें लगता है कि इंडस्ट्रियल यूसेज उसका कंटिन्यूअस रहेगा, और जिस हिसाब से मतलब सोने में चाल रहेगी तो हमें लगता है चांदी में भी उसी हिसाब से चाल रहनी चाहिए। चलिए, गोल्ड और सिल्वर के बाद अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल के लिए भी जो पिछला हफ्ता था काफ़ी एक्शन से भरा हुआ था। अच्छी तेजी के बाद एक काफ़ी हेल्दी करेक्शन भी इंडिया के लिहाज से कह सकते हैं, जिस तरह का करेक्शन क्रूड कीमतों में हमें देखने को मिला है, क्योंकि ओपेक प्लस के मेंबर्स आपस में ही सहमति नहीं बनी और फिर उन्होंने तय किया जो मेंबर्स अपनी इच्छा से स्वेच्छा से क्रूड के उत्पादन को कम करना चाहते हैं वो कम करे, अनिवार्य नहीं है उत्पादन कटौती। तो ऐसे में जो 22 लाख बैरल की जो उत्पादन की कटौती होगी 2024 के पहली तिमाही में, उसमें से आधे से अधिक ऑलरेडी कटौती है, तो इसलिए बहुत चिंता नहीं है। क्रूड पर उसका असर भी हुआ, लेकिन अब क्या दिख रहा है आपको चिंतन मेहता जी? क्या कच्चे तेल में यहाँ से अब बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है? क्या अब तेजी की ही पोजीशन बनानी चाहिए पोजिशनल ट्रेडर्स को? कच्चे तेल में किस तरह के मौके दिख रहे हैं आपको? क्या सलाह है कच्चे तेल में? मुझे लगता है कच्चे तेल के, जैसे आप WTI की अगर बात करें तो उसके अंदर एक रेंज बाउंड ही मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। जब ये आपका अपना ये इजराइल और इसका जो वॉर डिक्लेयर हुआ था तभी सप्लाई कंस्ट्रेंट दिख रहे थे। लोगों को ऐसा प्रिजम्पशन था कि इराक और ईरान भी इस वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, टर्की भी उसके अंदर आ जाएगा, तो सप्लाई साइड पे बहुत कंस्ट्रेंट आ सकता है। तो ऊपर में हमने MCX पे 8,000 का लेवल देखा, बट ईरान ने जब उसके अंदर इन्वॉल्व ज्यादा हुआ नहीं, जो वॉर एक कंट्रोल जोन में अभी तक चल रहा है विच इज बिटवीन 2 कंट्रीज ओनली, तो यहाँ पे हमने फिर देखा कि सप्लाई, ईरान ने बोला कि हम हमारा सप्लाई बढ़ा देंगे, तो हमको सप्लाई देखने को मिला और उसमें वो ओवरसोल्ड जोन में चला गया 6,000 के आजू बाजू, और अब ये 6,500 के आजू बाजू ट्रेड हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीचे के लेवल जहां पे आप 6,100 6,200 6,300 यहाँ पे आप बाई करके उसको 7,200 7,300 पे एज अ ट्रेडिंग रेंज ट्रेड कर सकते हो। इसके अंदर एक कोई नया डायरेक्शन, कोई नई क्लैरिटी के बाद ही आ सकता है, जो मुझे अभी नहीं दिख रहा है। तो इट इज गोना बी अ रेंज प्ले। तो आप नीचे के लेवल पे बाई करिए, 5800 का स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में 7,300 से लेके 7,500 तक आप बेच सकते हो। सचिन गुप्ता, आपको कच्चा तेल कैसा दिख रहा है? क्या रेंज है और किस तरह के टारगेट आप कच्चे तेल में देख रहे हैं? और उस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस का भी लेवल बता दीजिएगा कि कहां पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्रूड में की ट्रेडिंग में। क्रूड में अगर देखा जाए तो फंडामेंटल फैक्टर्स काफी यहाँ पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके चक्कर में यहाँ पर कंटिन्यूसली वीकनेस जो है वो बनी हुई है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो ओपेक प्लस के जो डिसीजंस निकल कर आए हैं, बट मार्केट कुछ ज्यादा डीपर कट एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर, जो कि हमें देखने को नहीं मिला है ओपेक की साइड से। बट अगेन डाउन साइड स्लाइड का कैप नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिक्स
जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पर अराइज होती हुई नजर आई है। अगर 2024 के लिए हम ओवरऑल लाइक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाइक डिमांड में कोई ग्रोथ एट प्रेजेंट नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है। वेल टेक्निकली भी अगर हम बात करें तो प्राइसेस जो है वो 200 डेज के लाइक मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। और हमें लग रहा है हायर साइड में जब तक प्राइसेस 6700 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं करते तब तक वन वे कोई मोमेंटम्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। वेल डाउन साइड में 6000 का एक इमीडिएट साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। इन केस वो सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो फिर डाउन साइड ओपन हो सकता है टिल द लेवल ऑफ 5700 और 5600 तक के लिए। और अभी एट प्रेजेंट अगर देखिए चार्ट स्ट्रक्चर वीक ही है तो यहाँ पर डाउन साइड ही एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। 6000 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो टारगेट विल बी 5700 और 5800 के रहेंगे। मनीष जी, आपसे मेरा सवाल कच्चे तेल पर यह होगा कि यहाँ से कौन से ऐसे ट्रिगर होंगे जो कच्चे तेल के दाम को ऊपर की तरफ से ले जाएंगे और कौन से ऐसे ट्रिगर होंगे जो कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव भी बना सकते हैं। आपका आउटलुक क्रूड ऑयल मार्केट को लेकर क्या? क्रूड ऑयल में हमारा इन हाउस व्यू ऐसा है कि हम बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल में बुलिश नहीं है फॉर 2024। हमें लगता है कि जो ब्रेंट अभी 78 के आसपास है वो शायद ईयर एंड तक हमें रेंज बाउंड ही दिखे। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो पहला है कि ओपेक प्लस जो है वो लगातार प्रोडक्शन कट कर रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो जो सप्लाई हट रही है मार्केट से वो नॉन ओपेक प्रोड्यूसिंग कंट्रीज उसको हैंडल कर ले रही है। तो ऐसा बहुत सारा मार्केट में स्क्वीज नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कट। और हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ओपेक प्लस में एक विजिबल क्रैक हमें दिखना चालू हुआ है, विच इज अगेन नॉट गुड फॉर द होल ओपेक प्लस एज अ कम्युनिटी। दूसरा रीजन है, हमें लगता है कि ग्लोबल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं 2024 में थोड़ी स्लो डाउन होनी चाहिए, क्योंकि जितना भी इंटरेस्ट रेट हाइक्स हुए हैं लास्ट 12 to 18 मंथ्स में, उसका कहीं ना कहीं आपको 2024 में इफेक्ट दिखेगा, जिसके कारण क्रूड ऑयल का जो डिमांड होता है फ्रॉम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज वो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा कम होगा। थर्ड फैक्टर इज चाइना, विच इज द लार्जेस्ट ऑयल कंजम्पशन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द हाईएस्ट। उसमें हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिल लैग करेगा 2024 में, और हमें वहां अभी भी ग्रीन शूट्स नहीं दिख रहे हैं। सो ऑल दिस फैक्टर्स हमें लगता है कि ब्रेंट में बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद हमें नहीं है इन 2024, और हमें लगता है कि शायद 100 यूएसडी का मार्क क्रॉस नहीं कर पाए इन 2024। चलिए, क्रूड के बाद अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। चिंतन, नेचुरल गैस में पोजिशनल ट्रेडर्स के क्या मौके आपको दिख रहे हैं? किस तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए एनजी में? नेचुरल गैस देखिए वो हाईली डिपेंडेंट होता है यूएस वेदर के ऊपर। तो अभी तक जो यूएस वेदर आपका जैसे वो बिहेव कर रहा है, वेदर जो है वो एज पर एक्सपेक्टेशन वो आगे चल रहा है। बट जैसे नॉर्मली सब जैसे वेदर आप डिपार्टमेंट से सुन रहे होंगे कि हर सीजन आज के दिन में एक एक या दो दो महीना पोस्टपोन्ड हो चुकी है। तो यूएस में जब हरिकेन्स वगैरह आते हैं तो वहां पे डिसरप्शंस आते हैं, सप्लाई डिसरप्शन आते हैं और वो पहुंचा नहीं पाते, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटीज है नेचुरल गैस की और स्टोरेज कैपेबिलिटीज है वो ओवरनाइट आप इंप्रूव नहीं कर सकते। वो 14 मिलियन बैरल के ऊपर वहां पे हेनरी अप की जो लिमिट है उसी पे है। तो अगर ये जनवरी और फरवरी या दिसंबर एंड में अगर कहीं पे ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड मिले तो ही आपको यहां से $3 के ऊपर की तेजी देखने को मिल सकती है, वरना इसी तरह से वो ऊपर में 280 290 पे सप्लाई आ जाएगा और 220 और 230 के बीच में आपको प्रॉपर डिमांड दिखती मिल जाएगी, क्योंकि सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है, रिस्क अभी खत्म नहीं हुआ है। सो आप बिलो द बेल्ट, यानी अगर आप जैसे देखना चाहो तो एमसीएक्स में वो 230 240 का जो अब लेवल है वो बहुत मुश्किल लग रहा है नीचे ब्रेक करने के लिए। तो वहां पे आप बाय करके 270 280 के बीच में आप सेल बना सकते हो। दिस इज व्हाट वी थिंक एट एबेंस। सचिन, नेचुरल गैस पर आपका व्यू क्या लग रहा है? क्या लग रहा है सचिन जी आपको? किस तरह की चाल आगे रहेगी? पोजिशनली, टारगेट, स्टॉप लॉस नेचुरल गैस में भी बता दीजिए।
जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में भी एक अच्छा टर्न अराउंड हमने 277 275 के लेवल्स के आसपास से आता हुआ देखा था। वेल डाउन साइड में प्राइसेस ने एक सपोर्ट लिया था 240 के आसपास में, उसके बाद एक स्मॉल सा पुल बैक दिया और फिर उसके बाद अगेन एक डाउन साइड मोमेंटम से यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस के प्राइसेस इमीडिएट सपोर्ट लेवल के पास में सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं और हमें लग रहा है जैसे वो सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो फिर एक डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। सो यहाँ पर ओवरऑल जो ट्रेंड हमें लग रहा है चार्ट्स पर वो वीक ही नजर आ रहा है और डाउन साइड एक्सपेक्टेशन से वो करीब 215 212 तक के लिए है। तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक बार शॉर्ट इनिशिएट करके प्रॉफिट लिया जा सकता है। चलिए, अब एनर्जी मार्केट और बुलियन मार्केट के बाद अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। मनीष जी, सबसे पहला सवाल, बेस मेटल्स के फंडामेंटल्स आपको कैसे दिख रहे हैं? ग्लोबल डिमांड का सिनेरियो किस तरह का दिख रहा है और कोई टॉपिक आपको लग रही है जहां पर ज्यादा एक्शन, ज्यादा तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं बेस मेटल्स में? आपके हिसाब से टॉप ट्रेड बेस मेटल्स में कौन सा रहने वाला है? सर मेटल हमें लगता है कि मतलब चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उससे काफी मतलब रिलेटेड रहता है। हमें चाइना में बहुत ज्यादा इकोनॉमी में गति आएगी 2024 में, इसमें हमें थोड़ी कम संभावना है। उसी हिसाब से हमें मतलब बेस मेटल्स में भी बहुत ज्यादा तेजी की अंदेशा नहीं है। चिंतन मेहता, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, लेड, इन चारों काउंटर्स में से आपको चुनना होगा, तो बताइए कहां पे ट्रेडिंग के मौके ज्यादा दिख रहे हैं, कहां पे आपको लग रहा है ज्यादा तेजी यहां से आएगी? आपके लिए टॉप ट्रेड काउंटर्स कौन से होंगे? हफ्ते भर से एक महीने के लिए बताइएगा और जो भी आप बेस मेटल्स की कॉल दें उसके साथ साथ टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस का लेवल भी बता दीजिएगा। मुझे लगता है अगर ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पीक आउट हो गया यूएस के अंदर तो इकोनॉमी रिवाइव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बेटर हो जाती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली उसको टेलविंड मिलता है। चाइनीज गवर्नमेंट इतनी सारी कोशिश कर रही है और अगर इंटरनेशनली अगर फंड कॉस्ट और ऊपर नहीं जा रही है, वो रिलीज ईज आउट होने की प्रोबेबिलिटी है, तो इकोनॉमी रिवाइव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और ऐसे केसों में ऑब्वियसली मेटल बढ़ जाएंगे, बुल रन में आ जाएंगे। तो मुझे सबसे अच्छा जो बाई साइड लगता है वो जिंक और एल्यूमिनियम लग रहा है। जिंक अगर आप देखो तो लास्ट 3-4 महीना 5 महीने से अगर आप देखो तो हर बार जब चाइना का कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है तो वो नीचे से अपना बेस थोड़ा थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर रहा है। ये 3-4 महीने पहले अराउंड 210 215 के बीच में का बेस बन रहा था, तो धीरे धीरे फिर 220 222 223, अब वो धीरे धीरे 230 ट्रेड कर रहा है और अब वो 222 223 के नीचे दिखता हुआ नहीं दिख रहा है कि वो जाए। तो वो बेस अपना शिफ्ट कर रहा है। अगर यहीं पे अगर किसी को बाई करना है तो वो बाई कर सकता है और अक्यूमुलेट कर सकता है जितना नीचे के लेवल पे आए, बिकॉज यहाँ पे आपको कंटेंट को इतना भरना नहीं पड़ रहा लाइक अनलाइक अ नेचुरल गैस। और वहां पे ऊपर में आपको 260 270 के लेवल जिंक में देखने को मिल सकते हैं। सेम विद एल्यूमिनियम, अगर आप एल्यूमिनियम देखिए तो लास्ट 3-4 महीने में 190 195 के लेवल थे, वो धीरे धीरे ओवरकम करते करते फिर उसने 200 का बेस बनाया। अब वो 200 205 के बीच में एकदम स्टेबल चल रहा है। तो विद एनी पॉजिटिव डेटा अब ये जब बेस शिफ्ट करेगा तो नेक्स्ट बेस आपको देखने को मिलेगा 215 220 के बीच में। तो आई वुड से बाय ऑन डिप्स फॉर एल्यूमिनियम एंड जिंक इज अ गुड आइडिया। कॉपर के अंदर भी नीचे के लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है, बट अभी भी उसके जो फंडामेंटल्स है वो उसके फेवर में नहीं है, तो कॉपर में बार बार ऊपर के लेवल पे सप्लाई आ जाता है। तो बेस मेटल के अंदर जिंक एंड एल्यूमिनियम इज द मेटल टू गो अलोंग। सचिन गुप्ता, आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में? कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, चारों काउंटर्स में से क्या पसंद करेंगे? अगर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट अगर पसंद आ रहे हैं तो वो भी कॉल दे सकते हैं, लेकिन जो भी कॉल दीजिएगा 1-2 दिन के लिए नहीं, कम से कम पोजिशनल व्यू आपका रहना चाहिए। मीडियम टर्म के हिसाब से हफ्ते 10 दिन से लेके महीने भर का व्यू बताइए। चारों ही काउंटर में बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है, कहाँ पर ट्रेडिंग करनी चाहिए? वेल पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि कॉपर कुड बी अ गुड बैट बिकॉज अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पर है, टेक्निकली मेजर सपोर्ट्स पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और लोअर लेवल से भी एक रिबाउंड हमने यहाँ पर आता हुआ देखा था और उसके बाद में फाइनली प्राइस जो है वो सस्टेन करते हुए नजर आ रहा है। फंडामेंटल्स फैक्टर्स लाइट पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि कॉपर कुड बी अ गुड बैट फॉर द लाइक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। पोजिशनल टारगेट्स जो है यहाँ पर वो 735 और 740 तक के लिए हो सकते हैं, वाइल अगर डाउन साइड में हम सपोर्ट की बात तो करीब 710 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट जोन। ओके, तो बेस मेटल्स को लेकर ये व्यू तीनों एक्सपर्ट्स का बन रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से बुलियन मार्केट, एनर्जी मार्केट और बेस मेटल्स का मार्केट आगे अगले कुछ हफ्तों में किस तरह का रहने वाले हैं। 3
बड़े एक्सपर्ट्स की राय आपने सुनी, किस तरह से आपको इस हिसाब से पोजीशन बनानी चाहिए। जैसा चिंतन कह रहे थे कि सोने में आगे ज़्यादा तेजी की संभावना कम लग रही है। अगले हफ्ते के लिए 65,000 से 66,000 की कॉल को बेचने की सलाह आ रही थी चिंतन की तरफ से। लेकिन हालांकि तेजी के लिहाज से चांदी भी सोने की राह पर ही है। चांदी में आगे गिरावट की संभावना लेकिन चिंतन को अब कम दिख रही है। गोल्ड के मुकाबले उनको लग रहा है कि गिरावट चांदी में कम आएगी। और वहीं कच्चे तेल को लेकर चिंतन का व्यू ये था कि ईरान और रूस कच्चे तेल का उत्पादन वहां पर कम है और यहां पर ईरान और रूस उत्पादन भी नहीं घटाएंगे। और ओपेक प्लस की बैठक के बाद जो कीमतों पर जो दबाव बना है, हो सकता है कि आगे भी ये दबाव बरकरार रहे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर गिरावट में खरीदारी का मौका दिखे तो एंट्री के मौके ढूंढने चाहिए। गिरावट में खरीदारी की रणनीति बनाने की ही कोशिश करनी चाहिए, ऐसा चिंतन को लगता है। तो आपने पूरा व्यू सुना बेस मेटल्स मार्केट का, एनर्जी मार्केट का और बुलियन मार्केट का। शुक्रिया चिंतन आपका, मनीष जी आपका, सचिन आपका, आप तीनों ने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को सारे ही कमोडिटी पर अपनी राय बता दी। तो कमोडिटी विशेष की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।